अब रुपया इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है, कब तक रुपए की गिरावट थमती नजर आएगी, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास और इन सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट अजय बग्गा सर। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, तमाम कोशिशों के बावजूद थम नहीं रहा है। हमने पिछली बार एक शो किया था, रुक 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 लेकिन वो रुक नहीं रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि फ्री फॉल हो रहा है। क्यों सर, और ये कोशिशें क्यों धराशायी हो रही हैं? देखिए, ये भारत स्पेसिफिक कुछ इशू नहीं है। ये पूरे विश्व में एक ट्रेंड चल रहा है जो डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है और बाकी करेंसीज वीक हो रही हैं। आप यूरो देखिए, स्टर्लिंग 1985 के न्यूनतम लेवल पे आ गया। जापान, जैसे आप बोल रहे थे, सन 98 के बाद पहली बारी आज बैंक ऑफ जापान ने अनाउंस करके इंटरवीन किया जापानी येन को स्ट्रांग करने में। चाइना की करेंसी देखिए, 7 का लेवल तोड़ के 7.1% एक पे पहुंच गया युआन डॉलर के सामने। तो ये विश्व भर की बात चल रही है। आरबीआई ने कोशिश की है कि ये ग्रेजुअल रहे और स्टेबिलिटी बरकरार रहे। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज थी दीपक जी के जी। किसी फाइनेंशियल ऑफिशियल ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल, रॉयटर्स के हवाले से खबर आई कि उन्होंने कहा कि अब रुपया अगर मार्केट के ट्रेंड्स के मुताबिक गिर रहा है तो उसमें कोई हानि नहीं है। हम कोई और आरबीआई की स्टेटेड पॉलिसी रहती है, कोई लेवल हम टारगेट नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं कि मार्केट स्टेबिलिटी बनी रहे। तो वही आरबीआई कर रहा है। और 90 बिलियन डॉलर हमारे फॉरेन रिजर्व्स के कम हो गए पिछले एक साल में देखें तो। साल दर साल 640 बिलियन से जो 9 सितंबर का लेटेस्ट वीकली सप्लीमेंट था आरबीआई का दीपक जी, जी। उसमें 550 बिलियन पे आ गया है। तो उसमें 20-25 बिलियन का खामियाजा तो डॉलर एप्रिसिएशन, क्योंकि 60% तक होगा डॉलर में हमने रखा होगा, बाकी करेंसीज में है। और वो जो 10-11% डॉलर बढ़ा है, तो 25 बिलियन आप वो ले लीजिए। बाकी सब आरबीआई ने एफएक्स रिजर्व्स लगाए हैं रुपए को धीरे धीरे नीचे आने में। और बिल्कुल वो सर। लग रहा है। अब जैसा आप भी बता रहे हैं, 9 महीने में सर आरबीआई ने 82 बिलियन डॉलर झोंक दिए हैं बचाने के लिए। तो ये कोशिशें सर काम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? नहीं, काम आ रही है क्योंकि कम गिर रहा है, हमारा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है। अब देखिए, इसमें तीन चीजें रहती हैं आपको करेंसी बचाने में। एक तो आपका लोकल इंटरेस्ट रेट क्या है। तो इसलिए लग रहा है कि अब आरबीआई की पॉलिसी 30 तारीख को जो ऐलान होगा उसमें 50 बेसिस पॉइंट और बढ़ाने पड़ जाएंगे, क्योंकि फेड इतनी तेजी से बढ़ रहा है। और फेड अगर 4.5% पहुंचा देगा रेट अपना जनवरी तक, तो हमें भी देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा गैप ना आ जाए फेड के साथ हमारा। तो मुझे लगता है 50 बेसिस पॉइंट। तो इंटरेस्ट रेट क्या है आपका। दूसरा, आपका इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। इन्फ्लेशन देखें, भारत में 7% है, अमेरिका में 8.1 है। तो कम इन्फ्लेशन पे हम चल रहे हैं और उसका भी असर आ जाता है। और तीसरा है आपके फ्लोज जो हैं। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट इस तिमाही में 5% क्रॉस होगा, इस साल के लिए 3.5% तक क्रॉस हो जाएगा। तेल की कीमतों के कारण ज्यादातर इस पे असर पड़ता है। तो फ्लोज वाइज भी दीपक जी, हम इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को मेकअप करते हैं अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की अर्निंग से, अपने रेमिटेंस जो भारतीय बाहर हैं, 2.5 करोड़ भारतीय जो बाहर काम करते हैं वो पैसा भेजते हैं घर। और तीसरा रहता है कैपिटल फ्लो से, एफडीआईज वगैरह से। इस तरह से हम अपनी कंट्री की बैलेंस शीट बनाते हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि डॉलर बहुत अट्रैक्टिव हो गया है और दुनिया में एक ट्रेड आपकी चल रही है जब सब कुछ गिर रहा है। एक ट्रेड जो चलती है वो है लॉन्ग डॉलर। डॉलर खरीद के बैठ जाइए, आपके पैसे 10-11% उसने इस साल ही दे दिया। जब आपके बॉन्ड्स 14 से 15% गिरे हैं, स्टॉक मार्केट 20% गिरे हैं विश्व भर में, तब डॉलर ने 11% प्लस दे दिया आपको। एब्सोल्युटली। अब सर, हम तो सब जानते ही हैं, थोड़ा सा आरबीआई के ऊपर प्रेशर तो स्वाभाविक रूप से आएगा ही। अब इसका हायर रेट हाइक, हायर रेट्स अगर लॉन्गर पीरियड पे रहेंगे तो फिर स्वाभाविक रूप से
एक स्लो डाउन इन डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है उसके रूप में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन कब तक? क्या ये लॉन्ग रन तक है सर, या ये एक शॉर्ट स्टोरी होने वाली है? आई थिंक 1 साल 1.5 साल तो पकड़ के चलिए, और वो फिर आप सोचिए उसको लॉन्ग बोलें या शॉर्ट। लॉन्ग ही है, क्योंकि जब फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट होती है ना, तो हम भी देख रहे हैं, आरबीआई ने भी बयान जारी किया कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफी कॉन्स्ट्रेन हो रही है। तो क्या होता है कि आप बाहर से पैसा बोरो करते हैं ओवरनाइट, इस तरह की चीजें। आरबीआई के जो फॉरवर्ड्स थे, फॉरवर्ड डॉलर होल्डिंग, वो लगभग 64 बिलियन से 22 बिलियन रह गए दीपक जी, अप्रैल के मुकाबले। तो यही दिखा रहा है आरबीआई जरूर कोशिश कर रहा है डॉलर छोड़ के मार्केट में रुपए का स्तर बरकरार करने में, बट उससे क्या होता है, रुपए की लिक्विडिटी सकआउट होती है। आप डॉलर बेची जा रहे हैं और रुपया आ रहा है। तो ये टाइटनिंग ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस ग्लोबली जब है, उसका खामियाजा हर इकोनॉमी को भुगतना पड़ता है। हम कहते हैं हम डीकपल्ड है, 65% भारत की निजी कंजम्पशन है, घरेलू कंजम्पशन से चलता है, वो सब ठीक है। बट आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफी बड़ा है, 17-18%, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का काफी बन जाता है। वहां पे स्लो डाउन आता है तो आपकी पूरी इकोनॉमी पे उसका असर आता है। अच्छा सर, इन इन सब के बीच में एक कॉन्सेप्ट जो खास तौर से रशियन प्रेसिडेंट पुतिन फ्लोट कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन, उस पर बार बार कह रहे हैं वो। अब हमने भी सर रूबल में ट्रेड करना शुरू किया, टका में ऑलरेडी हमारा ट्रेड शुरू हुआ, अभी हमने सऊदी अरब से सऊदी रियाल में ट्रेड की बात की और शायद उस पर सहमति बन भी जाए। और जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है और सऊदी से जो हम जो क्रूड ले रहे हैं उसको देखते हुए, अगर हम वाकई में रियाल और रुपी में अगर हमारा ये ट्रेड शुरू हो जाता है, तो कंप्लीट डी डॉलराइजेशन तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन डॉलर पर निर्भरता कुछ कम होने से काम बनेगा सर? नहीं, बहुत बहुत सही बात आप कह रहे हैं। देखिए, लगभग हमारा $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है ट्रेड, अगर पूरा देखें। 400 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 600 बिलियन तक का इंपोर्ट है। उसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स भी डाल लें, वो तो डॉलर और यूरो में ही आएंगे। वो मिडिल ईस्ट में बहुत कम है, रशिया के साथ भी कम है। बट ये डी डॉलराइजेशन अच्छा चीज है करने को। चाइना के साथ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि चाइना के हाथ में कोई भी चाबुक हो हमारी इकोनॉमी को चलाने की। बट रशिया के साथ क्योंकि हमारा तेल का आयात बढ़ रहा है, तो रशिया के साथ बिल्कुल करना चाहिए। सऊदी अब सेकंड बिगेस्ट हो गया, पहले थर्ड बिगेस्ट पे नीचे आ गया था, क्योंकि रशिया आगे हो गया, इराक से भी आगे हो गया था रशिया। सऊदी 3 नंबर पे आया था, अब 2 नंबर पे है। तो उसका काफी इम्पैक्ट आ सकता है अगर आप सऊदी के साथ कर लें। वो डॉलर हमारे बचेंगे और सऊदीज के लिए भी अच्छा है, और एक सेटलमेंट अकाउंट हो जाए। और सऊदी की करेंसी का क्या लाजवाब फैक्ट है कि वो डॉलर से पेग्ड है, तो आप बेसिकली डॉलर ही खरीद रहे हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, क्योंकि तेल उत्पादक है, तो उसके रिजर्व्स अच्छे रहते हैं। तो अच्छी वो है। रूबल के साथ ऊपर नीचे फेरबदल होता है, तो वो आपका सेटलमेंट मैकेनिज्म बहुत तगड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि कल को पुतिन कुछ और कर दें यूक्रेन में, जिसके चलते रूबल और गिर जाए और आप रूबल लेके बैठे हुए हैं, तब आप क्या करेंगे? तो ये दोनों तरफ चलता है। बट बहुत फायदा है भारत को ये डी डॉलराइजेशन करने का। बहुत छोटा है अभी तक, हो सकता है अगले साल 2 साल में थोड़ा सा ये इम्पैक्ट आना शुरू हो। बिल्कुल, और ये इस तरह की कवायदें चल रही हैं। इनफैक्ट डी डॉलराइजेशन सिर्फ ये कंट्री लेवल पर भी नहीं चल रहा है, बल्कि कुछ ब्लॉक्स लेवल पे भी बात चल रही है। और चाइना और रशिया तो अब ब्रिक्स की एक ऑल्टरनेटिव करेंसी पे भी जोर दे रहे हैं। अब देखते हैं उसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा, लेकिन अब ये समझ में तो धीरे धीरे सबको आ रहा है। बहरहाल एक आखिरी सवाल सर मेरा, क्योंकि हम इम्पोर्ट आधारित इकॉनमी है, क्रूड, खाने का तेल, दालें, तमाम तरह की चीज़ें हमको मंगाना ही है। अब रुपया अगर डिप्रिशिएट हो रहा है, तो महंगाई पर क्या इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी आगे दिखेगा सर? क्या कोई? बिल्कुल आता है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप कुकिंग गैस देखिए, क्योंकि रोजमर्रा की चीज जो आप देखते हैं वो आपको हिट करती है। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाएं, कुकिंग गैस देखें, खाद्य पदार्थ देखें, तो जितने आपके इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो गए। लगभग 8 से 9%
तो करेंसी का भाव आ गया और 60% तेल का भाव एक साल में आ गया। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है रुपी का। तो काफी इसको स्टेबली आपको नीचे रखना, बट इसमें दीपक जी एक चीज देखनी पड़ती है कि आपका कंपटीशन कौन है। अब टेक्सटाइल में चाइना एक है, बांग्लादेश दो है, हम तीन है। तो हमारा एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करने जाएगा और अगर आप करेंसी को होल्ड कर लें आर्टिफिशियली, और चाइना 7.1 हो गया, टका 200 पे है, तो उस सब में हमारा एक्सपोर्टर फिर मार खाता है। तो आरबीआई दोनों को बैलेंस करता है कि ये भी देखना इंपोर्ट बिल के कारण इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ना आ जाए इकोनॉमी में, दूसरी तरफ एक्सपोर्टर हमारा इसका नुकसान ना उनको हो जाए। तो ये बैलेंस करके धीरे धीरे करके रुपए को नीचे लाते हैं ताकि डिस्टेबलाइज ना हो। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है, अब देखिए आपके जो एफआईज आए, जो पैसा आया है जुलाई अगस्त में, एकदम से आपका रुपया 3-4% कम हो जाए तो उनका ऑलरेडी नुकसान हो गया, और ऊपर से मार्केट गिर जाए 8-9% वो लेंगे, उनके स्टॉप लॉस आ जाते हैं। वो बोलते हैं यहां से निकलो। 4% अगर अमेरिका का आप 2 साल का बॉन्ड 4% पे खरीद सकते हैं प्लस डॉलर एप्रिसिएशन, वो वहां चले जाएंगे फिर। तो ये डर रहता है फ्लोज का, बिल्कुल। जो आपके पोर्टफोलियो फ्लोज होते हैं।